नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो आज फिर आपका स्वागत है क्राउड इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कशन करेंगे स्टडी इन यूके के बारे में। ये मेरी थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है। यूके की हमारी आगे भी फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने बनाया था। फर्स्ट पार्ट में मैंने एक जनरल डिस्कशन की थी यूके के बारे में कि यूके को हम किस टाइम से डील करते आ रहे हैं। सेकंड पार्ट में मैंने वहाँ के फंड्स के बारे में डिस्कशन की थी, इनसाइड लंदन और आउटसाइड लंदन में फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि हम यूके को उस टाइम से साथ डील कर रहे हैं जब WHM, जिसको वर्किंग हॉलिडे मेकर जो प्रोग्राम था, जहाँ HSMP हाईली स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम था जिसको टायर 1 कहते हैं, उस टाइम से डील करते हैं। इवन उस टाइम से डील कर रहे हैं जब आप अपने डोमेस्टिक वर्कर को भी अपने साथ अकम्पनी कर सकते थे यूके में। वो भी एक वीज़ा कैटेगरी थी, लेकिन ये सारी वीज़ा कैटेगरी उन्होंने फिनिश कर दी हुई है। इनको अभी कोई टायर 1 में कर दिया है, कोई टायर 4 में कर दिया है कन्वर्ट। तो उस टाइम से हम इसको डील करते आ रहे हैं। इवन 2009 से अगर पहले की आप हिस्ट्री देखो तो यूके एक ऐसी कंट्री थी कि जो आपको प्रॉपर मतलब राइट ऑफ अपील देती थी जब भी आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ करती थी। अगर आपने फैमिली विजिटर वीज़ा अप्लाई किया है, चाहे आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था, चाहे आपने HSMP अप्लाई किया था, चाहे आपने WHM वीज़ा अप्लाई किया था, चाहे आपने डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा अप्लाई किया था, तो चाहे आपने फैमिली रियूनियन केसेस का भी अप्लाई किया था, जब स्पाउस को आपने अकम्पनी करना होता है। उस टाइम ये इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती थी जब आपने अपने स्पाउस को यहाँ से लेकर जाना होता था यूके में। अगर आप ऑलरेडी सेटल्ड है तो अपने स्पाउस को 2009 के बाद इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं थी। और इवन फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आपको वहाँ पर ईयरली इनकम इतनी शो करनी है, जो कि आज की डेट में इन्होंने उसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी इंट्रोड्यूस कर दी है। साथ में आपको ईयरली इनकम भी दिखानी पड़ती है जब भी आपने स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है यूके का। तो उस टाइम ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी 2009 से पहले। वो 2009 से पहले हमने बहुत सारे बच्चों के वहाँ पर, इवन पेरेंट्स के, इवन फैमिलीज के वहाँ पर वीज़ा लेकर दिए हैं। इवन रिफ्यूज़ भी हो जाता था। अगर वहाँ पर वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता था, यूके गवर्नमेंट स्पेसिफिक रीज़न लिख कर देती थी, ड्यू टू दैट रीज़न उन्होंने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया है। तो उस जो रिफ्यूज़ल का रीज़न है उसको हम प्रॉपर जस्टिफाई करके, एम्बेसी से फाइट करके, इवन होम ऑफिस में अपील करके बच्चों के, पेरेंट्स के और फैमिली वालों के वीज़ा लेकर देते थे। और उस टाइम हमारी जो अपील सक्सेसफुल रेट था वो मोर देन 90% था। WHM केसेस में भी हमने बच्चों के बहुत सारे वीज़ाज लेकर दिए हैं थ्रू अपील, क्योंकि मैक्सिमम उसमें वीज़ाज वो रिजेक्ट करती थी यूके गवर्नमेंट। जो WHM में वर्किंग हॉलिडे मेकर 2 साल का वीज़ा मिलता था, तो उसमें मैक्सिमम वो रिफ्यूज़ करते थे। तो उसको अपील के थ्रू ही फाइट करके हम लेते थे। तो क्योंकि वही ले सकता है जिसको ड्राफ्टिंग का मालूम है, उसकी जस्टिफिकेशन के बारे में मालूम है कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ लिखनी चाहिए जिससे कि वहाँ का जो डिसीजनिंग अथॉरिटी है, वहाँ का वो जज है, वो देखने के बाद प्रॉपर डिसीजन दे सके, ताकि वो बता दे कि ECO की ही गलती थी, इंटी क्लियरेंस ऑफिसर की गलती थी, उसने इंटेंशनली उस वीज़ा को रिफ्यूज किया है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमें यूके गवर्नमेंट के साथ, यूके एम्बेसीज के साथ। बट 2009 के बाद बहुत सारी उन्होंने अपनी जो चेंजेस की हैं, अभी जो टायर 1, 2, 3, 4, 5 इंट्रोड्यूस किया, अपील्स के राइट ख़त्म कर दिए। तो यूके एक ऐसी कंट्री है जिसने पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज किया है। बहुत सारी कॉमनवेल्थ स्टेट्स हैं, हम भी कॉमनवेल्थ है, इंडिया भी एक कॉमनवेल्थ कंट्री है जिसके साथ यूके और इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है। और पूरे वर्ल्ड के ऊपर यूके गवर्नमेंट ने राज किया है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर, जिसके साथ यूके और उन कंट्री के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं। इवन अभी भी कुछ ऐसी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं जिनके लिए अभी भी वीज़ा फ्री है यूके में एंट्री के लिए। कैरिबियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर यूके ने राज किया, वहाँ की अभी भी कुछ कंट्रीज़ हैं। अगर आपके पास कैरिबियन कंट्रीज़ का पासपोर्ट है तो आप यूके में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। ऐसे मॉरिशियस है, इफ़ यू हैव ए मॉरिशियस पासपोर्ट, वो भी कॉमनवेल्थ कंट्री है। तो यूके की जो हिस्ट्री है या यूके का जो वीज़ा सिस्टम है, हमें उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। पर 2009 के बाद जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो इतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं। और यूके में सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक ये है, जब भी ये कोई पॉलिसी चेंज करती है उसको वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज करती है, फिर इमीडिएट इफेक्ट से चेंज नहीं करती। वो भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो इसी तरीके से आज जो हमारी मेन डिस्कशन है हम उसके ऊपर आते हैं, स्टडी इन यूके।
और मैक्सिमम अभी जितने भी हमारे कंसल्टेंट हैं मैक्सिमम अभी यूके को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। उसका भी कुछ रीज़न है। रीज़न क्या है, क्योंकि बाकी कोई भी एम्बेसीज, चाहे वो आप कनाडा को लेकर चले, चाहे आप यूएसए को लेकर चले, आप चाहे आप ऑस्ट्रेलिया को लेकर चले, उन्होंने अभी टोटली अपने जो वीज़ा से सस्पेंड किए हुए, वर्किंग नहीं है वहाँ पर, सिर्फ वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ वर्क कर रही हैं, एम्बेसीज उन्होंने वर्किंग अभी तक स्टार्ट नहीं की। अभी यूके एक ऐसी कंट्री बची हुई है जिन्होंने अपने सारे बीएफएस और इंडिया में अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी है 6 जुलाई से। तो अभी जितने भी कंसल्टेंट हैं, जितने भी एजेंट्स हैं, वो मैक्सिमम अभी कोशिश कर रहे हैं कि यार रोटी तो खानी है, अभी इसको प्रमोट करते हैं। तो इसको यहाँ पर जाने से पहले मेरी ये वीडियो जरूर देख लेना अगर आपने यूके जाना है, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ आज की सिचुएशन में आपको यूके नहीं जाना चाहिए। मैं भी कंसल्टेंट हूँ, मैं भी कंट्रीज को, बहुत सारी कंट्रीज को प्रमोट कर रहा हूँ। तो लेकिन अब जाना है तो मैं ये कहूँगा कि आप अपना जैन और फेब वाले इंटेक में जाइए, सितंबर वाले इंटेक को इग्नोर करें। मैं हर एक वीडियोस में बार बार बताता हूँ, बहुत टाइम से बताता आ रहा हूँ, जब कोविड का इम्पैक्ट भी स्टार्ट हुआ था। कारण क्या है कि सब कुछ क्लोज है वहाँ पे। यूके की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि वहाँ की गवर्नमेंट को भी अभी टेंशन हो चुकी है कि इसको हम किस तरीके से कंट्रोल करें। क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुके हैं यूके के अंदर। जॉब्स बहुत सारे लोगों की जा चुकी हैं। इवन जो हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूके के अंदर हैं, उनसे किसी से भी अगर आपके कॉन्टैक्ट में उससे फ़ोन करके पूछे कि क्या सिचुएशन, वो बताता है कि मेरा दिल ये करता है कि मैं इंडिया वापस आ जाऊँ, जॉब्स नहीं मिल पा रही, अगली फीसिस का टेंशन हो चुका है। यूनिवर्सिटीज़ बच्चों को स्टार्ट करते हैं फीस दो, क्योंकि हमारे यहाँ के एजेंट्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2000 यूरो 2000 पाउंड देकर बच्चे को भेज देते हैं। वहाँ जाकर कहते हैं कि ये 5 लाख का पैकेज है, बाकी जाकर वहाँ देना। बच्चा वहाँ से वहाँ जाकर कहाँ फीस देता है, वहाँ पहुँच जाता है, पहुँचने के बाद फिर स्टक हो जाता है, फिर देखता है कि अभी मैं क्या करूँ। वहाँ पर अभी जब कोविड था, बच्चों के पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे कि वो कहेंगे हम वापस इंडिया आ जाएं, ऐसी सिचुएशन थी। अगर हो सके तो सितंबर वाले जो आपका इंटेक है इसको अवॉइड करें। और मैं जो अभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ, वहाँ पर 13 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ की 5 या 6 लीडिंग जो न्यूज़पेपर हैं उसमें ये पब्लिश हो चुका है। इवन इंडिया के 2-3 न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हो चुका है। जो न्यूज़ आई हुई हैं उसके मैंने अपना जो इन्फॉर्मेशन है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दी हुई है कि वहाँ की 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं। वहाँ पर 165 यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में 13 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि मतलब क्लोज होने वाली हैं बहुत जल्द। उसका क्या कारण है? उसका कारण क्या है कि वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ 13 ये कह रही है कि 2020-21 में 2000 जो अभी 20-21 चल रहा है, सिर्फ 20% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हैं और 80% वहाँ पर मतलब बच्चे नहीं आए, और उनके अपने खर्चे चलाने मुश्किल हो चुके हैं। और उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, यूके गवर्नमेंट से, कि उनको 140 मिलियन पाउंड का बेल आउट दिया जाए। अगर आप बेल आउट देते हैं तो तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज वो 99% क्लोज होने की तादाद में है। अभी क्वेश्चन क्या आता है कि अगर ये क्लोज हो जाती है तो हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर जो भी ये नुकसान होता है, कि क्या बच्चों के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वहाँ से जिन बच्चों ने उन 13 यूनिवर्सिटीज़ में फीस भेजी वापस आ जाएगी, या जो बच्चे ऑलरेडी उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उनका कैरियर का क्या होगा? क्या गवर्नमेंट उनको इसके सपोर्ट करेगी? मैं इस वीडियो में मैं फिर बता दूं, मैं जितना भी मेरा यूके के साथ एक्सपीरियंस रहा है मैंने फिर बताया, वी आर द प्रैक्टिकल पीपल। मैं फिर बता दूं, और 100% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पर सफर्ड होंगे, वहाँ की गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करेगी। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। नहीं है तो आप 2009 की हिस्ट्री देख लीजिए, 2009, 8, 9 और 10 की, जितने बच्चों ने वहाँ पर फीस भेजी थी, बहुत सारी वहाँ पर यूनिवर्सिटी कॉलेज बैंकक्रप्ट हो गए, किसी का भी पैसा वापस नहीं आया, ना ही वहाँ की गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हेल्प की। क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटी क्लोज हुई, बच्चे जाके होम ऑफिस से कंप्लेंट करे, सर हम क्या करें, होम ऑफिस हाथ खड़ा कर देता है कि आप वापस चले जाए। मतलब ऐसी सिचुएशन है ये। अगर आप कहें कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, वहाँ पर आपके जो फीस गई हुई है उसको रिफंड करेगी, कोई भी पैसा रिफंड नहीं आएगा। अवॉइड करें। 13 यूनिवर्सिटीज उसकी जो न्यूज़ है आ चुकी है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दी है। फीस भेजने से पहले 10 बार सोच लें आप। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है, मैं बार बार आप बता रहा हूँ कि यूके के साथ हमने बहुत क्लोजली वर्क किया हुआ है। वो हाथ खड़ी कर देती है, वो कहती हम कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे,
और सिचुएशन ये आ गई, और यूनिवर्सिटी ने ये भी बता दिया कि अगर आप 140 मिलियन पाउंड का हमें बेल आउट भी देते हैं, हेल्प भी फंड भी देते हैं, तब भी हमारी जो सिचुएशन है 2024 तक बहुत क्रिटिकल रहेगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया था कि जो भी ये क्राइसिस है ना, जितने भी ये फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसे पड़ता है? जो अमीर लोग होते हैं। उसका क्या कारण है? जो डेवलप कंट्रीज होती हैं वो डेवलप्ड है, ऑलरेडी अमीर है, क्योंकि वहां पर हर एक चीज इंस्टॉलमेंट के ऊपर होती है। बंदा जॉब कर रहा है, 2000 पाउंड ले रहा है या 1000 पाउंड ले रहा है महीने के, उसने अपनी इंस्टॉलमेंट देनी, बच्चों की फीस देनी, जब जॉब चली जाती है पेंशन में हो जाते हैं। ऐसे ही वहां पे जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का हाल है। जो रेमिटेंस आता है वो उससे सैलरी दे दिया, उसको दे दिया, ये कर दिया, रेनोवेशन में लगा दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं। जो सिचुएशन आज की डेट में हमारे इंडिया में स्कूल्स की हैं या कॉलेजेस की हैं, स्कूल और कॉलेजेस कैसे पेरेंट्स के ऊपर प्रेशराइज करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फीस दे, हमारी बड़ी सिचुएशन है, सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, और वो यूके हैं, और वहां की जो सिचुएशन है, इंडिया में इस टाइप की सिचुएशन है, तो यूके में किस टाइप की सिचुएशन होगी? तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। किसी भी कंट्री में जाने से पहले आप सोचिए। मैंने शेंगन कंट्रीज में भी हम प्रमोट कर रहे हैं। शेंगन में क्या है कि बहुत ज़्यादा आपको टेरिटरी मिल जाती है। 28 कंट्रीज है वहाँ पर। एक कंट्री में सेटल नहीं होते, दूसरी में नहीं होते, तीसरी में भी सेटल हो जाएंगे। और दूसरा क्या है कि बड़े वहाँ पर मतलब बड़ी इकोनॉमिकल कंट्रीज हैं, यूके जैसी नहीं है। वहाँ पर तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, अकोमोडेशन बहुत कॉस्टली है, फूडिंग बहुत कॉस्टली है, जॉब्स है नहीं है। और शेंगन में तो आप 100 यूरो से भी महीना निकाल सकते हैं। अगर आप पुर्तगाल में भी बैठे हुए हैं, लोग वहाँ पे 100-200 यूरो में महीना निकालते हैं रोटी टट्टी खाकर। तो यहाँ पर यूके में ऐसा नहीं हो पाएगा। तो यूके में जाने से पहले मैं फिर बता दूं, 10 बारी सोचना है। फीस भेजने से पहले सोचना है क्या मैं सितंबर की फीस वहाँ पर भेज दूँ। भेजने के बाद क्या हुआ, उन्होंने फिर बार बार कह रहे हैं क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट ना तो चाइना से आ रहे हैं ना इंडिया से आ रहे। 2 ही ये मेन प्लेयर थे। और ब्राज़ील में भी कोरोना का बहुत बुरी हालत है। ब्राज़ील से बहुत सारे स्टूडेंट यूके में आते थे, उनकी भी कोरोना के कारण, कोविड के कारण बड़ी बुरी सिचुएशन है। वहाँ के भी स्टूडेंट्स अभी यूके में नहीं आ रहे। तो यूके की आज की डेट में जो सिचुएशन है, इट इज़ वेरी बैड। तो आपने फिर भी यूके जाना चाहते हैं तो आप सोच समझ कर जाना है। यूके का हम भी काम करते हैं, हमारी जो फीस कंसल्टेंसी वो ओनली 10-15-20 हज़ार रुपये लेते हैं। आपसे 10-15-20 हज़ार लेकर हमें वहाँ से अच्छा कमीशन आ जाता है वहाँ की यूनिवर्सिटी और कॉलेज से। फिर भी जाना चाहते हैं, हमें संपर्क करो, हम फिर भेजने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन हम फैक्ट बताकर भेजेंगे कि अगर आपने यूके जाना है। यूके की जो सिचुएशन है मैंने फिर बता दिया, 13 वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बहुत जल्द मतलब क्लोज होने वाली हैं। और गवर्नमेंट ने और वहाँ की जितनी भी इनकी एसोसिएशन है यूनिवर्सिटीज़ की, उन्होंने ये भी बताया है कि ड्यू टू 2020-21 में जितने भी अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं आते, वहाँ की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री को 3 बिलियन, मैं फिर बता रहा हूँ, 3 बिलियन से लेकर 9 बिलियन पाउंड्स तक का मतलब नुकसान होगा अगर वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीसेस नहीं आई। और मैंने फिर बताया जो कंट्री फॉरेन स्टूडेंट्स के रेमिटेंस के ट्यूशन फीसेस के रेमिटेंस के ऊपर डिपेंड है, उनकी आने वाले टाइम में यही सिचुएशन होगी। आइदर वो यूके है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे न्यूजीलैंड है, इवन कनाडा भी अगर बंद कर दे तो उनकी भी सिचुएशन, वहाँ पे कॉलेजेस की बुरा हाल हो जाएगा, वहाँ पे भी जॉब्स की सिचुएशंस माड़ी हो जाएगी अगर वहाँ पर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट। अभी तो सिर्फ ये 6 महीने हुए हैं, 6 मंथ में इन कंट्रीज का ये सिचुएशन हो चुकी है। तो आप ये बताएं कि अगर 1 साल इन कंट्रीज में स्टूडेंट ना जाए तो इनकी सिचुएशन कैसी हो जाएगी, क्योंकि इनकी जो इकोनॉमी है, इनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट स्टूडेंट्स के रेमिटेंस के ऊपर डिपेंड है, जो ट्यूशन फीसेस देती हैं। इवन वहाँ की जो एकोमोडेशन वाले रो रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं आए, हमने तो इतने लोन लिए हुए हैं, घर लिए हुए, इनका लोन की किस्तें नहीं जा रही, तो हमारी सिचुएशन बहुत मतलब डिटेरोरेटेड है, गवर्नमेंट उनको हेल्प करे। ऐसी सिचुएशंस आ चुकी हैं। तो वहाँ के जो रेस्टोरेंट हैं वो भी रो रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं आए। वहाँ पर पार्टी हॉल वाले भी रो रहे हैं क्योंकि पार्टियाँ नहीं होती, स्टूडेंट होते थे तो वीकेंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लब्स में जाते थे, वो भी रो रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं है, हमारी सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। क्योंकि यूके हुआ, जो कंट्रीज में बात बता रहा हूँ, इनकी इकॉनमी टोटल मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स की फीसिस के ऊपर है, अकोमोडेशन के ऊपर है, वहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ों के ऊपर डिपेंड थी। तो ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि यूके जाना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें।
मैं जाना ही है तो आप इसको डेफर जरूर करवाएं। जनवरी या फरवरी में सिचुएशन देखने के बाद जाएं। बहुत सारी वीडियोस में मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, लेकिन शेंगन की जितनी कंट्रीज हैं उनकी इकॉनमी नॉट डिपेंड ऑन स्टूडेंट रेमिटेंस, स्टूडेंट की ट्यूशन फीसेस के ऊपर। फीसेस ही बड़ी उनकी इकोनॉमिकल है, वो तो स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए उन कंट्रीज में कोई भी इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ये बड़ी बड़ी कंट्रीज में इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, तो सोच समझ कर आपने डिसीजन लेना है अगर आपने यूके जाना है। तो यूके से रिलेटेड मेरी आने वाली बहुत सारी वीडियोस रहेंगी, अगर उनको भी आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।